नमस्कार, वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम में आज सबसे बड़ी खबर की बात जो कि इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, श्रीनगर के जेवन में जवानों से भरी पुलिस की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इस हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, जबकि 12 जवान, अभी तक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपडेट ये है, 12 जवान घायल बताए जा रहे हैं जो बस में सवार थे। घायल जवानों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बल पर यह हमला हुआ। फिलहाल सभी घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच के लिए, उपचार के लिए सुरक्षा बलों ने इधर पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है, लेकिन एक बड़ी क्षति, बड़ा लॉस पहुंचा है क्योंकि 2 पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। एक एसआई है, एक कांस्टेबल हैं, जो कि इस हमले में, आतंकी वारदात में शहीद हो गए, और 12 अन्य पुलिसकर्मी जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल हुए हैं, इनमें कुछ की हालत गंभीर है। श्रीनगर के जेवन इलाके से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिटीज में जो पुलिस की तैनाती होती है, वहां से वापसी के दौरान जिस बस में सवार होकर के ये वापस लौट रहे थे, उसी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला बोल दिया। एक तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और दोनों तरफ से, बाकायदा बस जब सड़क के बीच से गुजर रही थी, दोनों तरफ से ये फायरिंग की गई है, क्योंकि गोलियों के निशान बस पर दोनों तरफ मौजूद है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि घात लगाकर पहले से साजिशन, पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों तरफ ही नुकसान पहुंचा है बस को, और इसमें जितने पुलिसकर्मी सवार थे उस वक्त, उनमें 2 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो कि ऑन द स्पॉट जो शहीद हो गए। एक एएसआई बताए जा रहे हैं, एक कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। बाकी 12 अन्य पुलिसकर्मी जो कि घायल हुए हैं, इनमें कुछ की हालत गंभीर है। आपको बता दें, आज ही 2 आतंकियों को ढेर किया था हमारी सेना ने, और जाहिर तौर पर यह जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से कायराना वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से, यह बौखलाहट का नतीजा कहा जा सकता है। लेकिन अब यह बात भी साफ हो जाती है कि श्रीनगर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसमें वहीं के जवान शामिल होते हैं, अगर एक के बाद एक उन पर इस प्रकार का निशाना साधा जा रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वहीं के रहने वाले लोग हैं घाटी के, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। मैं सीधा रुक करती हूँ, आसिफ सोहाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी उनका। आसिफ, बाकी जवानों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? जो घायल हैं उनमें 12 जवान बताए जा रहे हैं, स्थिति कैसी है इनकी? अभी तक कोई भी आधिकारिक इंफॉर्मेशन साझा की गई है? कौन सा गुट था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, जो घायल पुलिस जवान है उन्हें श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जो यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और उनमें से बताया जा रहा है कि 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाकी जो जवान है उनकी हालत अब सुधर रही है, स्टेबल है, और सभी का इलाज चल रहा है। इस बीच मिलिटेंट संगठन कश्मीर टाइगर्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि जो पुलिस में सूत्रों का कहना है कि उनकी शक की सुई टीआरएफ और लश्कर तैयबा की तरफ है कि उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन क्योंकि अब पिछले कुछ समय से मिलिटेंट जो है अलग अलग नामों से यहां पर जिम्मेदारियां हम लोग की ले रहे हैं, उसी के चलते कश्मीर टाइगर्स नामी मिलिटेंट संगठन ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर यह कहा है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। ये जो इलाका है ये काफी सुरक्षित इलाका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और आईटीबीपी, बीएसएफ सबके जो छोटे छोटे हेडक्वार्टर बने हुए हैं। कई बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की, उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर है। इसके अलावा सीआरपीएफ के आईजी, डीआईजी यहाँ थोड़ी दूरी पर उनका हेडक्वार्टर है, और उसके अलावा भी पुलिस और फोर्सेज की काफी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहती है। सेना का यहाँ पर एक छोटा सा हेडक्वार्टर है, और उसके बावजूद यहाँ पर मिलिटेंटों ने इस तरह का हमला अंजाम दिया, वो भी घात लगाकर वो यहाँ पर थे। ये कहीं ना कहीं ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आसपास अधिकारियों के बंगले, और इसके बावजूद इस प्रकार की वारदात हो जाना। आज से बने रहिएगा। विशंबर दयाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विशंबर जी, क्या समझ आ रहा है सर आपको? ये क्या है इस प्रकार से हमला हो जाना, वो भी पुलिस पार्टी पर? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, 2 जवान शहीद हुए हैं, 12 अन्य जवान घायल है, 3 की हालत गंभीर है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप सब? देखिए, बहुत दुख की बात है। पहले तो 2 जवान घायल, 2 जवान शहीद हो गए,
और 2-3 की हालत गंभीर है और इसने हमारी पुलिस पार्टी पर जो फायरिंग की है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है। जहां तक वैली का सवाल है, ये उतार चढ़ाव जो मिलिटेंसी के हैं ये होते रहते हैं, और अब अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से मिलिटेंसी का जो टारगेट है वो आर्मी कैंप्स या आर्मी नहीं है, वो आर्मी से अब दूर रहना चाहते हैं। उनका है सॉफ्ट टारगेट, सिविलियन टारगेट, और पुलिस पार्टी जिसका रूटीन वो समझते हैं, जिसको उन्होंने पहले अच्छी तरह से परखा होगा, देखा होगा, ये पुलिस पार्टी कलेक्ट होती होगी, एक टाइम पे गाड़ी जाती होगी, थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे होता होगा, इसका रूट सेम होगा बिकॉज रूट लिमिटेड है। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के एक साजिश के तहत ये एक ऑपरेशन रचा है, और इस ऑपरेशन में उनको सक्सेस मिल गई है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक होती है, हमारी इंटेलिजेंसीज भूल कर जाती हैं। हम लोग डेली बेसिस पे ये सिग्नेचर्स नहीं पिकअप कर पाते कि भाई डेली बेसिस पे कि भाई यहाँ कल कोई आया, रैकी की, ऐसा। और खासकर ऐसे एरियाज में देखिए, ये बहुत ही सिक्योर एरिया है, ये एक ऐसा एरिया जो वीआईपी एरिया नहीं, जो कि सेंट्रल है बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे हमारे पत्रकार ने बताया, यहाँ पे सबसे छोटे मोटे ऑफिसेज हैं। इस किस्म ऐसे एरिया में घुस जाना, उनका दिखाता उनका कितना हौसला बढ़ गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आखिर ये एक ही थाली के अच्छे बच्चे हैं। आप इनको कश्मीर टाइगर्स बोल दीजिए, आप इनको टीआरए बोल दीजिए, बेसिकली आईएसआई के वो एजेंसीज हैं, लश्कर तौयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन, जो रूप रंग बदल लेती हैं, नाम बदल लेते हैं, लेकिन वही है, वही मोडस ऑपरेंडी है। सॉफ्ट टारगेट, पुलिस का टारगेट, पुलिस वैन, उससे दोनों साइड से फायर करना। मैं नहीं समझता पुलिस वैन बुलेट प्रोटेक्टेड होगी, और उसमें से ये हमारे शहीद हो गए। बिल्कुल। मैं एक चीज सर आपसे यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ कि उसके बाद मैं आसिफ का रुख करती हूँ अपडेट के लिए, कि लगातार हम आतंकी कमर तोड़ रहे हैं। लगातार आज ही हमने देखा रंगरेट इलाके में, वहां पर 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया, उनको ढेर किया गया। तो ये आतंकी कमर तोड़ने का काम, इन पर प्रहार तो हम बार बार कर रहे हैं, फिर ऐसी घटनाएं, वो भी दिन दहाड़े हो जाना, जब पता है कि इस वक्त वहां से पुलिस टीम गुजरेगी, वहां पर बाकायदा वो घात लगाकर बैठे होंगे। एलआईयू का रोल एक तो आप इस पे किस प्रकार से देखते हैं? क्या उसका भी फेलियर इसे माना जा सकता है, और कमी चूक कहां रह जाती है ऐसी घटनाओं के पीछे? देखिए, हमें लगता है हम कमर तोड़ रहे हैं। मिलिटेंसी जब तक खत्म नहीं होती, जब तक कमर नहीं टूटती है। मिलिटेंसीज के फेजेस हैं। कभी मिलिटेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्सेस, डिपेंड्स किसको पहले इंटेलिजेंस मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है, कहीं ना कहीं उनके सिग्नेचर्स तो हमने कलेक्ट नहीं किए ना। वहां इतनी इंटेलिजेंसीज हैं, उन सब का एक तरह से ये फेलियर है। इस किस्म का ऑपरेशन अगर वो रचते हैं तो ये हम हावी हैं, वो डिफेंसिव पे हैं। लेकिन अभी तक वैली के अंदर अगर हम ये कह दें कि मिलिटेंसी का सफाया हो गया, वहां शांति आ गई, वहां ये सब नहीं हो सकता जब तक कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारी जो स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, उसको एक कंप्लीट उससे परस्यू नहीं करें, एक एजेंडा को परस्यू नहीं करें, जब तक उसको रिलेंटलेसली हम लोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जब तक कमर नहीं टूटेगी, पाकिस्तान को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, आईएसआई को जब तक नहीं करारा चपेट लगेगा, जब तक वैली के अंदर वो इस किस्म की डिस्टर्बेंसेस करते रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा वैली घाटी के अंदर किस तरह से माहौल है, किस तरह से वहां एरिया है, किस तरह से वहां इजी इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। अगर आप श्रीनगर के इलाके में घुस जाते हो, ये सब है, लेकिन फिर भी बड़ी बात ये है, ये आप सही कह रहे हैं कि वहां पर लोकल सपोर्ट, ये तमाम चीजें बड़ी बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है, जो ऐसे हमलों का कारण बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुट्ठी भर अगर इनको कहा जाए, और बार बार 370 हटने के बाद से यही तो कोशिश रही है, तमाम हमने देखा विकास के कार्य हों, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश, तो फिर क्या माने अगर ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं आसिफ के पास पहले एक बार जाना चाहती हूँ सर, आसिफ के पास एक बार मैं जाना चाहती हूँ पहले। आसिफ, मकसद अभी तक क्या समझ आ रहा है? आप वहां हैं, जरा बेहतर तरीके से समझाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस में वो जवान होते हैं जो वही के बाशिंदे हैं, तो क्या ये लोकल लोगों को निशाना बनाने की भी कोशिश है, एक डर फैलाने की कोशिश है लोकल लोगों पर? पुलिस के बटालियंस उनका गुजर बसर रहता है। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी पॉइंट आउट किया कि मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रहती है कि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढे, यानी जहां पर उन्हें हमला करने में ज्यादा परेशानी न हो। उसी के चलते ये हमला भी यहां पर अंजाम दिया गया है। यहां हालांकि मैं स्पॉट पर ही हूं, लेकिन यहां काफी ज्यादा अंधेरा है, इस वजह से मैं उतना आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आसपास जो है बस्ती भी है,
सड़क के दोनों तरफ जो है वो घर है और ये एक यहाँ पर बस्ती वाला इलाका है। और जो जेवन में मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर कई सारे सुरक्षा के हेडक्वार्टर्स है, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सभी तरह की फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहती है। यानी इसको देखते हुए हमेशा यहाँ पर फोर्सेस का आना जाना रहता है और उसको देखते हुए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी फोर्सेस की रहती है, जिसे आरओपी, रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद शाम का समय मिलिटेंटों ने इसलिए चुना, और वो भी आबादी जहां पर आसपास में घर है, गलियां हैं जहां से मिलिटेंट भाग सकते हैं, वहां उन्होंने वो स्पॉट ढूंढ लिया। और उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को ढूंढ लिया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। पुलिस की ये बस थी। उन्हें पता था कि दिन भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिस जवान यहां से वापस अपने बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं, और ठीक उन्होंने उसी को चुना निशाना बनाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सके। यानी जो मिलिटेंटों की रणनीति है वो सॉफ्ट टारगेट की है, और उसी तरह का हमला यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर पुलिस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जी विशंबर दयाल जी, क्योंकि भारी यहां पर डिप्लॉयमेंट हर वक्त रहती है, यहां पर वीआईपी एरिया है, इसके बावजूद आतंकी न सिर्फ वारदात को अंजाम देते हैं बल्कि वहां से बड़े आराम से फरार भी हो जाते हैं। देखिए आशा, ये है ना कि वहां बिल्टअप एरिया है, जैसे आसिफ ने बताया, बिल्टअप एरिया, बस्ती है, बहुत भीड़ी गलियां हैं, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो सारी उनके साथ नहीं है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो उनको देख के रिपोर्ट करे, विरोध करे और शोर मचाए। वो तो ये उनको आसान हो जाता है ये काम करने में। और आजकल जिस तरह से विंटर्स में वहां कपड़े पहनते हैं, जैसे वहां ऊपर वो अपना पूरा का पूरा वो डाल लेते हैं, तो हथियार भी नहीं दिखते। ये एक बहुत ही कंसील्ड मतलब रूट्स के थ्रू आके, सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जो हमारी इंट एजेंसीज हैं वो उस रूट तक नहीं पहुंच पाती जहां पे इसकी प्लानिंग होती है, साजिश होती है। मतलब हम उनके ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट करने में असफल हो रहे हैं। जब अब तो हम ढूंढ लेंगे वो कहां गए, क्या अगले 3-4 दिन के अंदर सेना उनको घेरेगी, मार देगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, होने भी चाहिए। लेकिन अंजाम तो नुकसान तो हो गया। तो हमारा ये कहना है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन है। इवन इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम 25-30 साल से हम इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। अगर आईएसआई इन्फिल्ट्रेट करती है, और आईएसआई ये सब इसका करता धरता आईएसआई है, तो हमें एक तो स्ट्रांग मैसेजिंग, देखिए हम तो ये पीस प्रोसेस बहुत फेजेस में देख रहे हैं। 2002-2003 से जब जनरल सिन्हा वहां गवर्नर थे, हमने वहां बहुत से प्रोग्राम चलाए जोड़ने के लिए, लोगों के लिए, और बीच में बहुत कुछ हुआ है कई बार। तो ये उतार चढ़ाव है। जब तक कंप्लीट सफाया नहीं होगा, जब तक लोग नहीं इसकी खिलाफत करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो श्रीनगर, जो वैली के लोग हैं, वो जब तक इसका खिलाफत नहीं करेंगे, जब तक ये जहर, बहुत थोड़ा सा आप कह रहे थे वो थोड़े से मुट्ठी भर है, एक छोटे से एक बूंद जहर की बहुत है ना, वो हजारों लोगों को एक शादी ब्याह में मतलब बीमार कर देती है। तो ये सब जहर की तरह है, और एक छोटा सा कण भी आता है, वो एक टारगेट करता है, और हमारे 20 आदमी जो है वो घायल हो जाते हैं। एक बहुत दुख की बात है, लेकिन 12 आदमी घायल हो जाते हैं। लेकिन इसमें उनको सक्सेस मिली है। कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंसीज को ये वेकअप कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि धारा 370 हट चुकी है। हमारी मुहिम है कि भाई वहां इलेक्शन कराए जाएं, और हमारी मुहिम है कि वहां वापस सरकार बने, लौटे, मतलब पीस हो। चीजें बदली तो हैं सर, लेकिन शायद फिर आपको सुनने के बाद यही कहना चाहिए कि अभी 2 साल हुआ है, थोड़ा वो जो घर घर तक पहुंचने वाली जो एक नीति है हमारी, जिस पर हम चल रहे हैं, कि वो जागरूकता, वो लोगों को साथ जोड़ने का मकसद जो है, उसमें शायद थोड़ा वक्त लगे। लेकिन यहाँ समझना आसिफ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताइए, क्या ये कोशिश भी है? अच्छा जी विशंबर जी, पूरा कीजिए। देखिए ऐसे है, उनका सिर्फ सॉफ्ट टारगेट को डिटर करना नहीं है, उनको डिटर करना है जो लोग वैली में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो वैली में किसी किस्म का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो वैली के अंदर किसी किस्म की टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ, आप लोग इस तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को डराना नहीं है, वो तो वैसे ही डरते हैं। जो लोग वहां घर में हैं उनको तो वैसे ही, हम वहां किस लिए गई थी सेना, ताकि हमारे लोगों की हिफाजत हो ना, हम कोई मतलब अपने लोगों को वो की हिफाजत के लिए गए थे। तो उनका मकसद है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट ना, मतलब जो भी किसी किस्म की आप डेवलपमेंट कार्रवाई करें, रोड बिल्डिंग, वहां पे ट्रेन स्टार्ट की, वहां पे सब कुछ किया, लेकिन उनका मकसद है कि वहां इन्वेस्टमेंट्स ना आए, वहां टूरिज्म ना स्टार्ट हो, दुनिया को लगे वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। वो दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है,
और इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मत करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आए, अभी कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी, वो सब इसका उनका मकसद लार्जर है, आईएसआई का मकसद लार्जर है और ये सब छोटे मोटे हैं और इसमें हम फेल कर जाते हैं और जहां भी हमारे से भूल चूक हो जाती है वहीं वो सक्सेस मिल जाती है उनको। ये हाल के दिनों में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं सर, ये उस ओर भी आपका इशारा है, ये भी एक मकसद उस ओर नजर आता है कि ये तमाम चीजें की गई और अब ये भी हो रहा है। लेकिन आसिफ, क्योंकि ये ठंड का महीना और अब बर्फ जब गिरती है, इन्फिल्ट्रेशन का बहुत आसान जरिया हो जाता है बर्फबारी का वक्त जो होता है, क्या ये ध्यान भटकाने की भी कोशिश होती है? इस प्रकार की वारदातों को बढ़ा दो घाटी के भीतर, वहां से थोड़ा सा इनको इधर घुमाओ और फिर इन्फिल्ट्रेट कराओ, आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा घाटी के अंदर प्रवेश करवाओ। देखिए आशा, मिलिटेंटों की घुसपैठ का मुझे लगता है इस हमले के साथ उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर देख पा रहा हूं कि जो सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर में एलजी की तरफ से पिछले दिनों में लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि 2 सालों के भीतर उन्होंने कहा कि हम मिलिटेंसी को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म कर देंगे। उसके बाद थोड़ा अगर एनालाइज किया जाए तो अटैक्स में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, फोर्सेज की तरफ से, सेना की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और कई कामयाब ऑपरेशंस यहां पर पिछले दिनों में देखे गए। आज दिन में भी हमने देखा कि रंगरेट इलाके में 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट स्ट्राइक करने में कामयाब हो रहे हैं, यानी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेजेंस दिखाए, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी लगातार यहां पर बनी हुई है और वो हमलों को अंजाम दे सकते हैं, फोर्सेज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही जो इन्फिल्ट्रेशन की बात है वो लगातार हमने देखा कि पुलिस और सेना की तरफ से भी इसकी हामी भरी। पिछले दिनों हमने डीजीपी से बात की, जो जीओसी आर्मी है उनसे हमने पिछले दिनों बात की, उन्होंने ये कबूल किया कि कुछ मिलिटेंट घुसपैठ करने में इस साल कामयाब हो गए हैं और बर्फबारी से ठीक पहले कोशिश रहती है, क्योंकि बर्फबारी में थोड़ा घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है, तो भारी बर्फबारी से ठीक पहले कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट को घुसपैठ कराई जाए। और ये जो हमारे पास डाटा सूत्रों से यहां पर मौजूद है उसके अनुसार अभी अच्छी खासी तादाद 60 से ज्यादा जो फॉरेन पाकिस्तानी खासतौर पर मिलिटेंट्स है वो पूरे कश्मीर घाटी में सक्रिय है, लोकल मिलिटेंट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और आज का जो हमला है उसमें भी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार कम से कम एक पाकिस्तानी मिलिटेंट उस हमले में यहां पर शामिल था और ये हमले केवल अब मिलिटेंटों की तरफ से ये जताने के लिए कि उनकी प्रेजेंस मौजूद है और वो बड़े हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं, इस तरह का उनकी हमेशा मंशा रहती है। जी बिल्कुल, मैं एक और साजिश की ओर विशंबर सर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। कश्मीरी टाइगर्स, ये नाम, हालांकि ऐसा कोई आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन ये नाम अगर दिया जा रहा है तो क्या ये बहकाने की भी कोशिश है युवाओं को? कश्मीरी टाइगर्स नाम से ही समझ आता है कश्मीर के लोग जिनको टाइगर, और जो इस प्रकार से हम जिनको कहा जा रहा है, तो क्या ये भी एक साजिश, ये भी एंगल देख पा रहे हैं आप इसके जरिए? उनका मकसद देखिए आशा, जो पिछले दिनों अगर आप नजर डालें पाकिस्तान में एफएटीएफ। विशंबर जी से सवाल था आसिफ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। जी सर। जी आशा, मैं बता रहा था कि जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एफएटीएफ जो आसिफ एक सेकंड, विशंबर जी पूरा कर लें उसके बाद आपके पास आती हूँ। जी सर। ऐसे है आशा, ये लोकल जो पॉपुलेशन है, कश्मीरी यूथ जो है वो ये सब बहुत दिन से समझता है इनकी चाल। ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग मूर्ख बन जाते हैं कि ये वहाँ हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, हमारे लोग टेररिस्ट हैं। ये सब पाकिस्तान का एक बहुत सोची समझी चाल है। TRF, कश्मीर टाइगर्स, पहले HMF, वो पहले HMB, वो इसीलिए ताकि लोगों को लगे, ताकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगे। और कुछ लोग, कुछ यहाँ पे दूतावास हैं बैठे जो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं अपनी कंट्रीज में। हम तो जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों से फील करते हैं कि वो, उनका एक मकसद ये रहता है कि वो इसको दिखाए कि जो कश्मीरी लोग हैं वो भारत के खिलाफ हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं और आसिफ ने भी इसमें एक पॉइंट जोड़ा था, इसलिए मैं आसिफ आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इस पर जल्दी से, बहुत छोटा सा ब्रेक, मुझे यहाँ पे जल्द से ब्रेक लेना है। आसिफ 10 सेकेंड। आपको बता दूं कि
आशा, मैं आपका ध्यान लेना चाहता था, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, उसका कारण यही है कि जो मिलिटेंट संगठन जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा कश्मीर घाटी में एक्टिव है, उनका उसमें काफी बड़ा हाथ है। तो एक नई रणनीति देखी जा रही है मिलिटेंट संगठनों की तरफ से उन लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मिलिटेंट संगठनों को इन दूसरे नामों से रिप्लेस करने की। हालांकि मिलिटेंट्स बताया जा रहा है कि वही है, लेकिन नाम नए बदले जा रहे हैं ताकि जो FATF का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। विशंबर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।